हेलो एंड वेलकम टू ब्रिजबाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस एजुकेशनल लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th के साइंस चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को। देखिए, पिछले चैप्टर में मोशन वाले चैप्टर में हमने स्ट्रेट लाइन मोशन को पढ़ा, ऑब्जेक्ट्स के हमने पढ़ा उनकी पोजीशन कैसे निकाली जाती है, वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है, इन चीज़ों का मतलब क्या होता है और इनकी वैल्यूज़ कैसे निकाली जाती हैं। हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन की हेल्प से देखा, समझा, सीखा कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट की पोजीशन, उसकी वेलोसिटी या उसकी एक्सेलरेशन निकाली जा सकती है। हमने ये पढ़ा कि मोशन 2 तरह का होता है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि मोशन का कारण क्या है। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जब मोशन में कोई चेंज आता है, जब भी ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन आता है या मोशन ख़त्म होता है, तो उसका रीज़न क्या होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज क्यों हो जाती है, क्या मोशन के अंदर आने वाले चेंजेस को कोई कारण चाहिए होता है। अगर ऐसा है, अगर कोई कारण है, तो उस कारण का नेचर क्या है। यानी इस चैप्टर में हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये कहना चाहता है फोर्स, ये जो सारी चीज़ें हैं फोर्स के आसपास घूम रही है। फोर्स एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर के मोशन में चेंज ला सकता है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकता है, एट रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को चला सकता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इन सारी क्यूरियोसिटीज़ को आंसर करने की कोशिश करेंगे, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जानने की कोशिश करेंगे। कई सेंचुरीज तक मोशन का जो टॉपिक है वो फिलोसोफर्स को और साइंटिस्ट को पजल करता रहा। जैसे कि एक बॉल जो कि ग्राउंड पे रोल करती जाती है, वो हमेशा के लिए मूव क्यों नहीं करती है। तो इससे साइंटिस्ट को लगा, फिलोसोफर्स को लगा कि रेस्ट इज़ द नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स ना लगाया जाए तो वो रेस्ट पे रहेगा हमेशा। ऐसा उस वक्त के साइंटिस्ट ने, उस वक्त के फिलोसोफर्स ने सोचा। लेकिन बाद में गैलीलियो गैलीली और इसैक न्यूटन की फाइंडिंग्स ने, इनकी अप्रोचेज़ ने, इनके एक्सपेरिमेंट्स ने पुराने फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट की बात को गलत साबित किया। अब गैलीलियो गैलीली ने और न्यूटन ने किस तरीके से अपनी बात को लोगों को समझाया, वो इसी चैप्टर के लेटर पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो समझने वाली बात क्या है कि रेस्ट इज़ नॉट द नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओनली रेस्ट इज़ नॉट द नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेचुरल स्टेट का मतलब होता है अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स ना लगाया जाए तो वो क्या करेगा। ठीक है, ये होता है नेचुरल स्टेट का मतलब। हमारी एवरीडे लाइफ में हम कई तरीके के एफर्ट्स देखते हैं, जैसे कि हम किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट को चला सकते हैं, चले हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं। हम अक्सर अपनी मसल्स का एफर्ट लगाते हैं, अपनी हाथों का, पैरों का एफर्ट लगाते हैं सारे काम करने के लिए। चीज़ों को पुश करते हैं, हुट करते हैं, पुल करते हैं, उसका मोशन चेंज करने के लिए। तो फोर्स का कॉन्सेप्ट यही है। फोर्स के कॉन्सेप्ट में अक्सर पुश, पुल या हिट आता है। अब हम फोर्स को थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे, इसको और समझने की कोशिश करेंगे। फोर्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको देखा जाए, टेस्ट किया जाए या फील किया जाए। ठीक है, लेकिन इसके इफ़ेक्ट को महसूस किया जा सकता है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया जाता है तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट आता है। उस इफेक्ट को हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पुशिंग, हिटिंग और पुलिंग ये फोर्स के तरीके हैं, फोर्स एक्सर्ट करने के तरीके हैं। देखिए, शुरू की क्लासेस में, अर्लियर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि फोर्स जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है मूविंग ऑब्जेक्ट की, और उसके शेप या साइज़ को भी चेंज कर सकता है, जैसा कि इन फिगर्स में दिखाया गया है। एक स्प्रिंग को दोनों तरफ से खींचने पे उसकी शेप चेंज हो जाती है, एक बलून को दोनों तरफ से दबाने पे उसकी शेप चेंज हो जाती है। तो ये छोटी क्लासेस में, 8th क्लास में भी ये टॉपिक आता है कि फोर्स जो होता है वो किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट को चला सकता है, चल रहे ऑब्जेक्ट को रोक सकता है, चल रहे ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकता है, उसकी स्पीड को चेंज कर सकता है, या फिर कई बार फोर्स जो होता है वो शेप और साइज़ को भी चेंज कर सकता है ऑब्जेक्ट्स के। अब आगे हमारा कॉन्सेप्ट आता है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस का क्या मतलब होता है, ये हम कोशिश करेंगे समझने की। देखिए,
यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक वुडन ब्लॉक रखा हुआ है जिसके ऊपर दो रस्सियाँ बंधी हुई हैं। एक कोने को हमने नाम दिया है x और दूसरे कोने को हमने नाम दिया है y। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या कहता है अब ये बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस को समझाने की कोशिश करेगा। अगर हम x की तरफ से खींचेंगे तो वुडन ब्लॉक x की तरफ जाएगा, अगर हम सिर्फ y की तरफ से खींचेंगे तो ये जो वुडन ब्लॉक है बीच वाला ये y की तरफ जाएगा। इस तरह के फोर्स को अनबैलेंस्ड फोर्स कहा जाता है। जब कोई फोर्स एक ही तरफ से लगाया जाए तो उसको अनबैलेंस्ड फोर्स कहा जाता है। बैलेंस्ड फोर्स क्या होगा, अगर दोनों तरफ से इस वुडन ब्लॉक के ऊपर दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगाया जाए, x की तरफ से भी बराबर फोर्स वही फोर्स लगाया जाए, उतना ही लगाया जाए, y की तरफ से भी उतना ही लगाया जाए, तो ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। इस तरह के फोर्सेस को कहा जाता है बैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है, तो बैलेंस्ड फोर्सेस की डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि व्हेन मल्टीपल फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट हैव जीरो नेट इफेक्ट ऑन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कई फोर्सेस काम कर रही हैं लेकिन वो टोटल फोर्स जीरो हो जाता है अगर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्स। स्टूडेंट्स, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर बैलेंस्ड फोर्स लगाया जा रहा है तो वो उस ऑब्जेक्ट के मोशन में चेंज नहीं ला सकता, हाँ उसकी शेप को चेंज कर सकता है। बैलेंस्ड फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट बट इट कैन नॉट मेक एंड इंट्रोड्यूस एनी चेंज इन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बैलेंस्ड फोर्स लगा दिया जाए तो ना तो वो बैलेंस्ड फोर्स उस ऑब्जेक्ट को चला सकता, और अगर वो ऑब्जेक्ट चल रहा है तो ना उस ऑब्जेक्ट को रोक सकता। इस बात का आप ध्यान रखें। आगे आता है अनबैलेंस्ड फोर्स का एक और एग्जांपल। अगर x की तरफ से ज़्यादा फोर्स लगाया जाए, y की तरफ से कम फोर्स लगाया जाए, तो भी ये वुडन ब्लॉक x साइड की तरफ यानी इस तरफ मूव करना शुरू कर देगा। दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। जब एक तरफ से ज़्यादा फोर्स लगाया जाए, दूसरी तरफ से कम फोर्स लगाया जाए, तो ऑब्जेक्ट विल टेंड टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स। जिस तरफ ज़्यादा फोर्स लगाया जा रहा है ऑब्जेक्ट उस तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। अब इस एग्जाम्पल से आपको फोर्स के बारे में समझ में आया होगा, अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड फोर्स के बारे में समझ में आया होगा। एक बात और समझ में आई होगी, दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स की डायरेक्शन होती है। अगर फोर्सेस को सेम डायरेक्शन में लगाया जाए, अगर कई फोर्सेस को सेम डायरेक्शन में लगाया जाए तो वो ऐड हो जाते हैं। जैसे अगर इस वुडन ब्लॉक को मैं यहाँ पे 3 रस्सियाँ लगा के और तीनों रस्सियों से खींचना शुरू कर दूँ तो तीनों फोर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अगर फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। यानी फोर्स के साथ डायरेक्शन भी एसोसिएटेड होती है। इट मीन्स फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आगे देखिए, आगे ये आपको फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में कुछ समझाना चाह रहे हैं। मान लीजिए आपके पास एक हैवी बॉक्स है, काफ़ी हैवी बॉक्स है, और उस हैवी बॉक्स को एक काफ़ी रफ सरफेस के ऊपर सरकाने की कोशिश की जा रही है। अब ये बच्चे शुरू में थोड़ा फोर्स लगाते हैं, ये बॉक्स मूव नहीं करता। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है फर्श और बॉक्स के बीच में, जो कि उस बॉक्स को मूव नहीं करने दे रहा। जैसे ही बच्चे अपना फोर्स थोड़ा सा और बढ़ाते हैं तब भी वो बॉक्स मूव नहीं करता, क्योंकि सरफेस रफ है, बॉक्स भारी है, इसीलिए फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज़्यादा है और बच्चे ज़्यादा फोर्स लगाने पे भी बॉक्स को मूव नहीं कर पाते हैं। अब तीसरे केस में बच्चे बहुत ज़्यादा अपना पूरा एफर्ट लगा देते हैं, जितनी उनके अंदर ताकत है वो दोनों लगा देते हैं उतनी, तब बॉक्स मूव करना शुरू कर देता है। तो बॉक्स मूव करना शुरू कब करेगा? जब एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा। बच्चे जो फोर्स लगा रहे हैं, जब वो फोर्स उस वुडन बॉक्स के फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा, तब वो वुडन ब्लॉक मूव करना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है जो कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश करता है। इसी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से अगर किसी बॉल को ग्राउंड पे रोल किया जाए तो थोड़ी देर बाद वो बॉल रुक जाती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम कर रहा होता है। हाँ,
अगर आप अलग अलग सरफेसेस पे बॉल को जो है रोल करते हैं, जैसे कि मार्बल फ्लोर के ऊपर रोल करते हैं तो बॉल दूर तक जाएगी, ठीक है, मिट्टी के ऊपर रोल करते हैं तो बॉल ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगी, क्योंकि रफ सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने की जो कोशिश करता है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट होती है। जिस तरफ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन होती है हमेशा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की। जैसे कि इसका एक और एग्जांपल है, मान लीजिए आप किसी बाइसिकल को राइड कर रहे हैं, आप पेडल करना बंद कर दें तो थोड़ी देर बाद बाइसिकल रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है टायर्स और रोड के बीच में। इसी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से धीरे 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 आपकी बाइसिकल रुक जाती है। यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से अगर आप किसी चीज़ को चलाना चाह रहे हैं तो आपको लगातार उसके ऊपर फोर्स लगाते रहना पड़ेगा। अगर आप अपने फोर्स को रोक देते हैं तो धीरे 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 फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस ऑब्जेक्ट को पहले तो स्पीड कम करेगा उसकी और फिर बाद में उसको रोक देगा, ठीक है। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अनबैलेंस्ड फोर्स, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगातार लगाते रहना पड़ता है अगर हमें उसको चलाना है तो, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखिए, आगे क्या कहता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम अपने आसपास देखते हैं उनके ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स काम कर रहा होता है हमेशा। कौन सा एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा होता है? फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा होता है उन सब के ऊपर। ये फ्रिक्शनल फोर्स धीरे धीरे उन ऑब्जेक्ट्स को, उन चलने वाले ऑब्जेक्ट्स को रोक देने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन अगर इस फ्रिक्शनल फोर्स को ख़त्म कर दिया जाए तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा के लिए चलता रहेगा यूनिफॉर्म मोशन में, अगर वो शुरू में चल रहा था तो। जैसे कि अगर किसी बॉल को एक ऐसे सरफेस के ऊपर रोल करवाया जाए जिसके ऊपर फ्रिक्शन ज़ीरो है तो वो बॉल कभी रुकेगी ही नहीं, हमेशा के लिए रोल करती ही रहेगी, चलती ही रहेगी। अब इसी जो है कॉन्सेप्ट पे आता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। न्यूटन ने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए थे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का जो क्रेडिट है वो गैलीलियो गैलीली को दिया जाना चाहिए, क्योंकि शुरू में इसकी फाइंडिंग्स इन्होंने ही की थी। गैलीलियो ने क्या कहा कि ऑब्जेक्ट्स कांस्टेंट स्पीड से मूव करते रहेंगे अगर उनके ऊपर फोर्स एक्सर्ट ना किया जाए बाहर से कोई तो। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था, अगर जीरो फ्रिक्शन वाली किसी सरफेस के ऊपर एक बॉल को रोल कर दिया जाए तो वो बॉल कभी रुकेगी ही नहीं, हमेशा के लिए रोल होती रहेगी, चलती रहेगी सेम डायरेक्शन में उसी स्पीड से। उस गैलीलियो ने ऑब्जर्व किया जब किसी मार्बल को एक इंक्लाइंड प्लेन से, देखिए यहाँ पे दिखा रखा है एक इंक्लाइंड प्लेन, यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन दिखाया गया है। जब किसी मार्बल को किसी इंक्लाइंड प्लेन से नीचे रोल करवाया जाता है तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है। जब ये नीचे की तरफ आता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, अर्थ के पुल की वजह से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है। अगले चैप्टर में हम पढ़ने भी वाले हैं अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जब ये बॉल बिल्कुल नीचे तली में पहुंच जाती है तो इसके पास एक सर्टेन वेलोसिटी आ जाती है, कुछ वेलोसिटी आ जाती है इसके अंदर। और जब इस बॉल को एक दूसरे इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर चढ़ाया जाता है तो ये बॉल ऊपर चढ़ जाती है अपने आप ही। क्या होता है, देखिए क्या करवाने की कोशिश की गई है। एक बॉल को यहाँ से छोड़ा गया है, वो बॉल ऐसे रोल करते हुए नीचे आती है और फिर वो साथ में रखे हुए एक दूसरे इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर चढ़ जाती है। अब गैलीलियो ने ऑब्जर्व किया कि जितनी हाइट से उस बॉल को छोड़ा गया था उतनी ही हाइट तक वो बॉल जाती है। यानी अगर उस बॉल को 10 सेंटीमीटर हाइट से छोड़ा गया था तो वो दूसरे इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर 10 सेंटीमीटर हाइट तक ही चढ़ती है, अगर इनके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स जीरो हो तो। किसके ऊपर? इंक्लाइंड प्लेन्स के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स जीरो हो तो। ऐसा उसने ऑब्जर्व किया, ठीक है। गैलीलियो ने कहा कि जब मार्बल को लेफ्ट से रिलीज किया गया तो ये स्लोप से, ढलान से नीचे आया और दूसरी तरफ रखे हुए इंक्लाइंड प्लेन पे उतनी ही हाइट तक चढ़ा जितनी हाइट से इसको रिलीज किया गया था, ठीक है। यानी देखिए यहां पे इसने क्या दिखाया है, एक इंक्लाइंड प्लेन ये है, दूसरा इंक्लाइंड प्लेन ये है।
जितनी हाइट से बॉल को छोड़ा गया है उतनी ही हाइट तक बॉल दूसरे इंक्लाइन प्लेन तक चढ़ के रुक जाएगी और फिर वापस नीचे की तरफ रोल करना शुरू कर देगी। अब हमने क्या किया, इस इंक्लाइंड प्लेन को तो ऐसे ही रखा, इस ढलान को तो ऐसे ही रखा, दूसरे ढलान का एंगल चेंज कर दिया, उसकी स्लोप चेंज कर दी। ये देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको, पहले वाली जो ढलान थी, पहले वाला जो इंक्लाइंड प्लेन था उसका एंगल अलग था, अब वाले का अलग है। तो इस बार भी वैसा ही हुआ, जितनी हाइट से बॉल को छोड़ा गया था उतनी ही हाइट तक बॉल जाती है और फिर रुक जाती है, वापस नीचे की तरफ रोल करना शुरू कर देती है। गैलीलियो ने दोबारा फिर यही किया। उसने क्या किया, इस इंक्लाइंड प्लेन को तो एज इट इज रखा और दूसरे वाले इंक्लाइंड प्लेन का एंगल फिर से थोड़ा चेंज कर दिया। इस बार भी वही हुआ, जितनी हाइट से बॉल को छोड़ा गया था उतनी ही हाइट तक बॉल जाके रुक जाती है। लास्ट में क्या किया उसने, लास्ट में उसने एक इंक्लाइंड प्लेन से बॉल को छोड़ा और उसको स्ट्रेट सरफेस पे, सीधी सरफेस के ऊपर छोड़ दिया। तो उसने देखा कि अगर उस सीधी सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन जीरो है, फ्रिक्शन बिल्कुल कम है, तो ये जो बॉल है वो हमेशा के लिए एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड से चलती ही रहेगी। ठीक है, तो गैलीलियो ने ये शुरू में फाइंडिंग्स की थी, जो मैंने आपको बताई है, ये फाइंडिंग्स गैलीलियो ने शुरू में की थी। ठीक है, देखिए अब गैलीलियो ने तो ये फाइंडिंग्स कर ली, लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन में जीरो अनबैलेंस्ड फोर्स पाना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा एक्ट करता है, चाहे वो कम करे चाहे वो ज़्यादा करे, इसलिए वो ऑब्जेक्ट्स को रोक देता है। अब गैलीलियो ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट की सबसे पहली रिक्वायरमेंट ही ये थी कि फ्रिक्शनल फोर्स जीरो होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली फ्रिक्शनल फोर्स को हम जीरो कर ही नहीं सकते। कम कर सकते हैं हम, कैसे कम कर सकते हैं? जो मार्बल है उसको चिकना बना दो, जो जिस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर आप उसको मूव करवा रहे हो उस इंक्लाइंड प्लेन को भी चिकना रखो, स्मूथ रखो, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर ल्यूब्रिकेंट। तो बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स को हम कम कर सकते हैं, लेकिन उसको हम बिल्कुल ज़ीरो नहीं कर सकते। फ्रिक्शनल फोर्स के इफेक्ट को कम किया जा सकता है स्मूथ मार्बल यूज़ करके, स्मूथ प्लेन यूज़ करके, ल्यूब्रिकेंट यूज़ करके, लेकिन ज़ीरो नहीं किया जा सकता। अब इसैक न्यूटन ने गैलीलियो के इन्हीं आइडियाज़ को स्टडी किया और 3 लॉज ऑफ मोशन दिए, जिनसे हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, देखिए, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे या फिर यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा तब तक कि उसके ऊपर कोई बाहर से फोर्स ना लगा दिया जाए। जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको रोकने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स होता है, वो उसको रोक देता है, वो एक्सटर्नल फोर्स है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट जीरो फ्रिक्शन वाले केस में मूव कर रहा है तो वो कभी रुकेगा ही नहीं, हमेशा के लिए चलता रहेगा। तो ये क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनटिल और अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। बाहर से फोर्स जब तक नहीं लगाया जाएगा तब तक ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट पे रहेगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट में आने वाले चेंज को रेजिस्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, वो कोशिश करता है कि वो जिस स्टेट में है, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे और मोशन में है तो मोशन में रहे। ऑब्जेक्ट की इसी क्वालिटी को कहा जाता है इनर्शिया। ध्यान दें, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी। कौन सी टेंडेंसी? कि अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहे और मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहे, उसी डायरेक्शन में, उसी स्पीड में। ये होता है इनर्शिया, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? इनर्शिया कहा जाता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। बहुत से ऐसे एक्सपीरियंस हैं हमारे डे टू डे लाइफ में जिनसे हम इनर्शिया को समझ सकते हैं। मान लीजिए आप किसी गाड़ी में मूव कर रहे हैं, ड्राइवर अचानक ब्रेक लगा देता है तो आप आगे की तरफ गिरते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में थी गाड़ी के साथ, तो वो मोशन में ही रहने की कोशिश करती है, इसीलिए वो आगे की तरफ झुक जाती है, आगे की तरफ गिर जाती है।
और इसीलिए जो ड्राइवर है और ड्राइवर के साथ जो पैसेंजर बैठा होता है उसको सेफ्टी बेल्ट या सीट बेल्ट लगाने के लिए कहा जाता है, ताकि अगर सडन ब्रेक्स लगाए जाएं तो आगे की तरफ गिरने की वजह से, सिर के ऊपर कोई चोट लगने की वजह से उन्हें इंजरी ना हो या डेथ ना हो उसकी। तो ये इनर्शिया का एक एग्जाम्पल है। अब इसी का रिवर्स एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। मान लीजिए आप किसी बस में खड़े हैं, अचानक बस वाला तेज स्पीड से बस को चला देता है तो आप पीछे की तरफ गिरते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनर्शिया की वजह से ऐसा होता है। बस वाला जब बस चलाता है तो आपकी बॉडी बस के साथ मोशन में आ जाती है, आपकी बॉडी इस चेंज को रेजिस्ट करती है, रेस्ट में रहने की कोशिश करती है, इसीलिए आप पीछे की तरफ गिर जाते हैं। आगे देखिए, तो इसीलिए सेफ्टी बेल्ट्स का मैंने आपको पहले ही बताया, सेफ्टी बेल्ट्स को इसलिए पहनाया जाता है ताकि एक्सीडेंट्स ना हो। आपकी बॉडी अगर आगे की तरफ झुके भी तो धीरे धीरे झुके ताकि आपको कोई चोट वगैरह ना लगे। आगे देखिए, बस का सडन स्टार्ट का भी मैं आपको बता चुका हूं। जब कोई मोटर कार एकदम से शार्प टर्न लेती है तो जिस तरफ मोटर कार मुड़ती है आप उससे दूसरी साइड गिर जाते हैं, झुक जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस तरफ आप मूव कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं, आपकी बॉडी कोशिश करती है कि हम उसी डायरेक्शन में रहें। इसीलिए जब गाड़ी दूसरी तरफ मुड़ती है, मान लीजिए लेफ्ट साइड में मुड़ रही है, तो आपकी बॉडी राइट साइड में झुकती है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी कोशिश करती है कि मैं उसी डायरेक्शन में मूव करती रहूं जिस डायरेक्शन में मैं शुरू में मूव कर रही थी। इसी चीज को बच्चों इनर्शिया कहा जाता है। इनर्शिया का मतलब होता है कि हम अपनी स्टेट ऑफ मोशन में आने वाले किसी भी चेंज का विरोध करते हैं। यानी अगर हम रेस्ट पे हैं तो रेस्ट पे रहने की कोशिश करते हैं। और ये चीज़ सिर्फ हमारे साथ नहीं है, ये चीज़ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ भी है। हमारे आसपास जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ भी यही है। वो भी अगर रेस्ट पे हैं तो रेस्ट पे रहने की कोशिश करेंगे, मोशन में है तो मोशन में रहने की कोशिश करेंगे। अगर मोशन में है तो उनकी डायरेक्शन में अगर हम चेंज लाएंगे तो वो उसको भी रेजिस्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया जाता है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब अनबैलेंस्ड फोर्स लगा के उसकी मोशन की डायरेक्शन को चेंज किया जाता है तो हम दूसरी साइड की तरफ, जिस तरफ हम मुड़े हैं उससे दूसरी साइड हम झुक जाते हैं इनर्शिया ऑफ अवर बॉडी की वजह से। ठीक है बच्चों, अब आगे इसने एक एक्सपेरिमेंट और बताया इनर्शिया को समझने के लिए। कैरम बोर्ड के ऊपर जो कॉइन्स होते हैं उनकी इस तरीके से एक पाइल बनाइए, फिर स्ट्राइकर से जोर से नीचे वाले कॉइन को हिट कीजिए। आप क्या देखेंगे कि जो सबसे नीचे वाला कॉइन है वो निकल जाता है नीचे से, और ये जो पाइल है एज इट इज एक कॉइन नीचे की तरफ गिर जाती है और ये एज इट इज ही रहती है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ इनर्शिया की वजह से। ऐसा हुआ इनर्शिया की वजह से क्योंकि नीचे वाला कॉइन तो मूव कर गया, निकल गया, लेकिन ऊपर वाले कॉइन्स के इनर्शिया की वजह से उन्होंने अपनी स्टेट को चेंज नहीं किया, अपनी मोशन को चेंज नहीं किया, वो रेस्ट पे ही रहे। ठीक है, थोड़ा सा उनको नीचे की तरफ जरूर गिरना पड़ा नीचे की कॉइन के हट जाने की वजह से, लेकिन उन्होंने अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को बरकरार रखा। इनर्शिया की वजह से ये हुआ। आगे आता है इसका एक और एग्जाम्पल हम यहाँ देख सकते हैं। एक ग्लास लीजिए, उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड शीट रखिए, कार्डबोर्ड शीट के ऊपर एक 5 रुपये वाला कॉइन रखिए, फिर उस कार्डबोर्ड शीट को जोर से फ्लिक कीजिए। इस कार्डबोर्ड शीट को देखिए, जैसा ये एग्जाम यहाँ पे दिखा रहा है, कार्डबोर्ड शीट को जोर से फ्लिक कीजिए तो आप क्या देखेंगे कि कॉइन जो है वो कार्डबोर्ड शीट के साथ जाने की बजाय गिलास के अंदर गिर जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा कॉइन के इनर्शिया की वजह से। कॉइन जो है वो रेस्ट में रहने की कोशिश की कॉइन ने, जब कार्ड नीचे से हट गया तो इसीलिए वो ग्लास के अंदर गिर गया, क्योंकि पहले तो वो कार्ड के ऊपर रखा हुआ था। जब कार्ड ने मूव किया तो कॉइन ने उसके साथ मूव नहीं किया। क्यों नहीं किया? इनर्शिया की वजह से। ठीक है, इट टेंड्स टू मेंटेन इट स्टेट ऑफ रेस्ट, उसने अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन किया। अब वो नीचे क्यों गिरा? क्योंकि कार्डबोर्ड के हट जाने की वजह से कोई सरफेस ही नहीं थी उसको होल्ड करने के लिए, इसीलिए वो गिलास के अंदर जाके गिर जाता है। अब इसने एक एक्टिविटी में हमें कुछ पूछा है, कुछ समझाने की कोशिश की है। पानी से भरे एक गिलास को एक ट्रे में रखिए और उस ट्रे को लेके आप जोर से घूम जाइए, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है गिलास में से पानी छलकेगा, गिरेगा बाहर की तरफ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब आपने मूवमेंट की तो पानी के इनर्शिया की वजह से पानी ने उसी जगह पे रहने की कोशिश की। जैसे मान लीजिए गिलास है,
इसके अंदर पानी भरा हुआ था। जब आप इस गिलास को मूव करवाते हैं तो पानी कोशिश करता है कि वो यहीं पे रहे, इसीलिए जब ये गिलास आगे की तरफ जाता है तो पानी यहीं पे रहता है और वो इस गिलास में से छलक जाता है, बाहर की तरफ कुछ पानी गिर जाता है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ वाटर। ठीक है, इसी वजह से जो सोसर होता है उसके बीच में, सोसर क्या होता है बच्चों, कप को रखने के लिए जो प्लेट होती है, ठीक है, उसको सोसर कहा जाता है। सोसर जो होता है कप को रखने के लिए, उसके बीच में एक जगह दी जाती है, एक गोला दिया जाता है, ठीक है, वो स्पेस होता है कप को रखने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर वो जगह नहीं होगी तो कप सोसर के अंदर इधर उधर हिलेगा डुलेगा और इनर्शिया की वजह से चाय जो है वो डुल जाएगी, छलक जाएगी, गिर जाएगी। ऐसा ना हो, कप प्लेट के अंदर मूव, इधर उधर मूव ना कर पाए, इसीलिए सोसर के अंदर एक जगह दी जाती है, एक ग्रूव दिया जाता है जिसके अंदर कप को रखा जाता है, ताकि सोसर के अंदर कप इधर उधर फिसले ना, जिससे चाय ना छलके बाहर की तरफ ना गिरे चाय। आगे आता है इनर्शिया एंड मास। इनर्शिया एंड मास आगे ये आता है, देखिए तो यहां क्या दिखाया गया है। सबसे पहले तो हमने इनर्शिया के बारे में पढ़ा कि इनर्शिया क्या होता है, हमने पढ़ लिया। तो क्या सारे ऑब्जेक्ट्स का इनर्शिया एक जैसा होता है? नहीं, ऑब्जेक्ट्स का इनर्शिया डिपेंड करता है उसके मास के ऊपर। जैसे कि फुटबॉल को हल्के से किक करने पे भी वो काफ़ी स्पीड से दूर तक जाती है, एक भारी स्टोन को किक करने पे वो स्टोन मूव करता है थोड़ी दूर तक और हो सकता है आपके पैर पे चोट भी लग जाए। क्यों? क्योंकि स्टोन का इनर्शिया ज़्यादा है, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, इसीलिए स्टोन को मूव करवाने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, तो इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मास जितना ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो एक छोटे कार्ट को मूव करवाने के लिए थोड़ा सा फोर्स ही काफ़ी होता है, लेकिन अगर आप किसी रुकी हुई ट्रेन को जो है धक्का देके पुश करके चलाने की कोशिश करते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ट्रेन का मास बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा है, वो मूव ही नहीं करेगी। ठीक है, तो हैवी या मासी ऑब्जेक्ट्स के अंदर इनर्शिया ज़्यादा होता है, या हम ये भी कह सकते हैं इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास। ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी उतना ही ज़्यादा होगा। हम ये भी कह सकते हैं, देखिए लास्ट लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास उतना ही होता है जितना कि उसका इनर्शिया होता है। दोनों बातें कह सकते हैं हम, ऑब्जेक्ट का इनर्शिया जितना ज़्यादा होता है उतना ही उसका मास ज़्यादा होता है, ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होता है उतना ही उसका इनर्शिया ज़्यादा होता है। ठीक है, इनर्शिया का मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ मोशन के अंदर आने वाले चेंज को रोकने की कोशिश करता है, विरोध करने की कोशिश करता है। अब वो जो विरोध होगा, वो जो रेजिस्टेंस होगा, वो उतना ही ज़्यादा होगा जितना कि ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने एक तो इनर्शिया पढ़ा, दूसरा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट आप लोग जरूर याद रखें। क्या स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की? एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। एक ऑब्जेक्ट तब तक यूनिफॉर्म मोशन या फिर रेस्ट में रहेगा जब तक कि उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स ना लगाया जाए। अब हम बढ़ते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है तो उसकी वेलोसिटी बदल जाती है, ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन आ जाता है। ये बात फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है, हमने पढ़ी है। अब आता है, अब हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि जो एक्सेलरेशन ये ऑब्जेक्ट के अंदर प्रोड्यूस की गई है फोर्स लगाने से, ये फोर्स के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करती है और फोर्स को हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। एवरीडे लाइफ से कुछ सिचुएशंस अगर हम एनालाइज करने की कोशिश करें, टेबल टेनिस के गेम में अगर बॉल प्लेयर को हिट करे तो उसको चोट नहीं लगती, क्योंकि टेबल टेनिस की बॉल काफ़ी हल्की होती है, अगर स्पीड से भी लगे तो भी चोट नहीं लगेगी प्लेयर को। लेकिन अगर जो तेज़ी से आती हुई क्रिकेट बॉल किसी स्पेक्टेटर को, किसी दर्शक को लग जाए तो उस दर्शक को चोट लग सकती है। यहाँ तक कि क्रिकेट के खेल में ऐसे उदाहरण भी हुए हैं जहाँ बॉल जोर से लगने की वजह से खिलाड़ी की डेथ हो गई हो, ऐसे भी केसेस हुए हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ऑब्जेक्ट का मास उस ऑब्जेक्ट के इम्पैक्ट को
उस ऑब्जेक्ट के फोर्स के इंपैक्ट को जो है असर्टेन करता है। यानी ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होगा उसका इफेक्ट भी उतना ही ज़्यादा होगा। एक ट्रक जो कि रोड के साइड में खड़ा हुआ है वो कोई नुकसान नहीं करता, लेकिन अगर यही ट्रक थोड़ी सी स्पीड से भी मूव कर रहा हो तो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी बंदे को मार सकता है। यानी मास जो होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होगा उसके फोर्स का इफेक्ट भी उतना ही ज़्यादा होगा। अब दूसरी चीज़ है वेलोसिटी। छोटी सी बुलेट जिसका मास ज़्यादा नहीं है लेकिन स्पीड बहुत ज़्यादा है, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, अगर उसको किसी गन से फायर किया जाए तो वो किसी बंदे की जान ले सकती है। इस बार ऐसा क्यों हुआ? इस बार मास तो ज़्यादा था नहीं, तो इस बार क्या ज़्यादा है? वेलोसिटी। यानी किसी भी फोर्स के इफेक्ट, किसी भी फोर्स का इफेक्ट डिपेंड करता है मास के ऊपर और वेलोसिटी के ऊपर। यानी कोई भी अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर कितना इंपैक्ट होगा, उस मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर कितना इफेक्ट होगा, यह डिपेंड करता है उस मूविंग ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर और उस मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के ऊपर। तो इस ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता चला कि ऑब्जेक्ट्स का जो इंपैक्ट होता है, इफेक्ट होता है, वो मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करनी है तो ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो वेलोसिटी भी ज़्यादा आएगी उस ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है जो मास और वेलोसिटी को कंबाइन करती है, और इसको हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम। देखिए, मोमेंटम बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता है कि मोमेंटम का मतलब क्या है। देखो बच्चों, मोमेंटम का मतलब होता है कि असर क्या होगा उस चीज़ का। क्वांटिटी ऑफ मोशन इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मोमेंटम। वैसे तो अगर आपको डेफिनेशन देनी हो एग्जाम में तो आपके टीचर आपको सजेस्ट करेंगे कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मोमेंटम। ये इसकी डेफिनेशन है मोमेंटम की। लेकिन मोमेंटम की एक और डेफिनेशन है, क्वांटिटी ऑफ मोशन इन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो मोशन है वो कितना है, उसका इफेक्ट कितना होगा, उसका इंपैक्ट कितना होगा, ये मोमेंटम होता है। अगर वो मूविंग चीज किसी के साथ टकराएगी, किसी के ऊपर गिरेगी, तो वो कितना इफेक्ट क्रिएट करेगी, इस चीज को बोलते हैं हम मोमेंटम। ठीक है, तो ध्यान रखें, इफेक्ट ऑफ अ मूविंग बॉडी, किसी भी मूविंग बॉडी का इफेक्ट कितना होता है, असर कितना होता है, इंपैक्ट कितना होता है, कितनी पावर है उसके अंदर, उसको कहा जाता है उसका मोमेंटम। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन भी होती है और इसकी मैग्नीट्यूड भी होती है। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, वो तो आपको कैलकुलेट कर ही लिया होगा आपने। मास की किलोग्राम होती है, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड होती है, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, आगे आता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज करना है तो उसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, मोमेंटम का मतलब क्या हुआ? मास इंटू वेलोसिटी। यानी किसी ऑब्जेक्ट का अगर मोमेंटम मुझे घटाना है तो भी फोर्स लगाना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में, और अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट का मास बढ़ाना है, मोमेंटम बढ़ाना है, तो भी मुझे क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट चल रहा है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, अब रुके हुए ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कितना हुआ? जीरो। मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी जीरो है तो उस रुके हुए ऑब्जेक्ट का मोमेंटम भी जीरो होगा। अगर मैं उसके ऊपर फोर्स लगा दूं, अगर मैं उस रुके हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा दूं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, वो ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा, उसके अंदर मोमेंटम क्रिएट हो जाएगा। तो चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मुझे मोमेंटम को बदलना है, मोमेंटम को चेंज करना है, घटाना है, बढ़ाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। अब हम एक सिचुएशन कंसिडर करते हैं। मान लीजिए एक कार है जिसकी बैटरी डेड हो चुकी है, उसको एक स्ट्रेट रोड पे पुश करना है ताकि उसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड तक हो जाए। अगर एक या दो बंदे उसको अचानक गाड़ी को पुश करें थोड़ी देर के लिए तो वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, लेकिन अगर थोड़ी देर तक वो उसको पुश करते रहें तो धीरे धीरे वो गाड़ी इतनी एक्सेलरेट हो जाएगी कि वो स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब सिर्फ चेंज ऑफ मोमेंटम ही नहीं, फोर्स जो होता है उसका टाइम भी मायने रखता है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि फोर्स नेसेसरी टू चेंज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द टाइम रेट एट विच मोमेंटम इज चेंज। ये थोड़ी सी डिफिकल्ट लैंग्वेज इसने लिखी है। देखिए,
ये इस स्टेटमेंट में इसने वही बात बताई है जो ऊपर बताई है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, ध्यान रखिएगा आप, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ की स्टेटमेंट्स को जरूर से जरूर लर्न कर लीजिएगा। फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट मैंने आपको 2 या 3 बार बताई, सेकंड लॉ की स्टेटमेंट अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या कहना चाहता हूं मैं यहां पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चों, रेट ऑफ का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम, पर यूनिट टाइम। जहां भी फिजिक्स में आपको रेट ऑफ लिखा आ जाए उसका मतलब डिवाइडेड बाय टाइम, यानी चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट। यानी इस देखिए, अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम के अंदर 1 सेकंड के अंदर कितना चेंज आएगा ये डिपेंड करता है उस फोर्स के ऊपर जो फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया जा रहा है। यानी अगर फोर्स ज्यादा होगा तो मोमेंटम के अंदर चेंज ज्यादा आएगा उतने ही टाइम में, अगर फोर्स कम होगा तो चेंज इन मोमेंटम भी कम होगा। यही मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। 8th क्लास के मैथ्स में एक चैप्टर आता है इनवर्स एंड डायरेक्ट वेरिएशंस का, वहां भी आपको टीचर समझाता है डायरेक्ट वेरिएशन का, इनवर्स वेरिएशन का तरफ समझाता है। तो वहां पे डायरेक्ट वेरिएशन जो आपने पढ़ा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो आपने पढ़ा है वो यहाँ पे भी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सेम मतलब यहाँ पे भी है। चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम उतना ही होगा जितना कि फोर्स होगा। फोर्स जितना ज्यादा लगाओगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी उतना ही ज्यादा होगा। ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में आने वाला बदलाव उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा फोर्स आप उसके ऊपर लगाओगे। अब आगे आता है मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन। मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन में हमें क्या करना है, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यही तो हमें करना है। फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यही करना है हमें डेरिवेशन में, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ज़्यादा जो है दिक्कत वाली डेरिवेशन नहीं है ये, बस ध्यान से समझिएगा। देखिए चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम यानी P2 माइनस इनिशियल मोमेंटम यानी P1। चेंज इन मोमेंटम उतना ही आया ना कि ऑब्जेक्ट का लास्ट में जितना मोमेंटम था उसमें से शुरू वाला मोमेंटम घटा दो तो इससे क्या आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। अब लास्ट वाला जो मोमेंटम है उसको क्या लिखेंगे, mv, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्यों ली, क्योंकि फाइनल मोमेंटम है। और इनिशियल मोमेंटम को क्या लिखोगे, m मल्टीप्लाई u, मास मल्टीप्लाई इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्यों ली, क्योंकि ये इनिशियल मोमेंटम है। तो मास को कॉमन ले लिया, m को कॉमन ले लिया, m इंटू वी माइनस यू। अब आगे आता है, यहां पे देखिए, यहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, सिर्फ चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम हमने निकाल दिया। रेट ऑफ का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, डिवाइडेड बाय टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो गया, m इंटू वी माइनस यू बाई टी। ठीक है, अब ये लॉ क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमने निकाल लिया, कितना आया, m v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, ये आया हमारा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। यही करना है ना हमें, इसका मतलब ये आया हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, हमने ऊपर कैलकुलेट किया, देखिए यहां पे कैलकुलेट करके दिखाया था, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट। यही तो हमने किया है। ये जो स्टेटमेंट है ना स्टूडेंट्स, ये जो यहां पे लिखा हुआ है, ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन लिखा हुआ है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। राइट साइड में है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और लेफ्ट साइड में है एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। अब ये जो बीच में प्रोपोर्शन का साइन है, इसको इक्वल का साइन बनाने के लिए मुझे एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। वो कांस्टेंट मैंने क्या लगाया, k। ये देखिए k लगा रखा है यहाँ पर, ठीक है। v माइनस यू बाई टी आपने पिछली चैप्टर में पढ़ा है, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, ये फॉर्मूला होता है। तो v माइनस यू बाई टी की जगह मैंने a लिख दिया, तो क्या फॉर्मूला बना, f इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बना हमारे पास, f इज इक्वल टू के एम, ये फॉर्मूला बना। अब आगे फोर्स की जो यूनिट्स है वो हम इस तरीके से फिक्स करते हैं कि k की वैल्यू क्या आ जाए, 1 आ जाए। जब k की वैल्यू 1 आ जाएगी तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू एम ए। ये बहुत ही ध्यान रखने वाला फॉर्मूला है, बार बार काम में आने वाला फॉर्मूला है ये। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आगे आता है फोर्स की एसआई यूनिट क्या होगी। फोर्स की एसआई यूनिट वैसे तो होती है न्यूटन, फोर्स की एसआई यूनिट n न्यूटन, लेकिन इसकी एसआई यूनिट एक और होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि यहां से इस फॉर्मूले से निकाली गई है। किलोग्राम मास की यूनिट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की यूनिट। तो 2 यूनिट होती हैं फोर्स की
किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर न्यूटन। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखी गई होंगी ये यूनिट्स। ठीक है, एक तरीके से बताई गई होंगी इसमें, यहाँ पे न्यूटन होती है या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इन दोनों में से एक यूनिट यूज़ की जाती है फोर्स के लिए। अब 1 यूनिट ऑफ फोर्स को, 1 न्यूटन फोर्स को आप कैसे डिफाइन करोगे वो भी इसने दिखाया है। 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 किलोग्राम। देखिए फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू एम ए। 1 किलोग्राम मास के अंदर अगर 1 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन आ जाए, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ जाए, तो फोर्स कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन हो जाएगा। तो अगर एग्जाम में आपसे 1 न्यूटन की डेफिनेशन पूछे तो आप क्या लिखेंगे, फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन इफ इट ब्रिंग्स एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 किलोग्राम। ठीक है, आगे देखिए, ये देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे, फोर्स की यूनिट है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर न्यूटन होती है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो फोर्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी निकालता है। क्या निकालता है वो मैंने अभी आपको बताया, F इज इक्वल टू एम ए। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जैसे कि फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल को एक फील्डर पकड़ने की कोशिश करता है, पकड़ने के तुरंत बाद वो अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचता है। देखिए जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है, इसने इस बॉल को पकड़ा और पकड़ते ही अपने बॉल को पीछे खींचा। अब ऐसा क्यों, ऐसा इस बंदे ने क्यों किया, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए अगर ये इस बॉल को कैच करके अपने हाथों को यहीं रखता तो एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होती, इस बॉल की रिटार्डेशन की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती, और अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़्यादा होती तो फोर्स भी ज़्यादा होता, क्योंकि F इज इक्वल टू एम ए फॉर्मूला होता है। एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़्यादा होगी तो फोर्स की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। अगर ये बॉल को एकदम से कैच करके अपने हाथों को यहीं रखेगा तो बॉल की जो रिटार्डेशन है, जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, बॉल की जो रुकने की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होगी, और अगर वो ज़्यादा होगी तो फोर्स भी ज़्यादा होगा, इसके हाथ के ऊपर चोट लग सकती है प्लेयर की। लेकिन जब ये अपने हाथ को नीचे की तरफ लाता है तो बॉल की जो रिटार्डेशन है वो घट जाती है, बॉल को टाइम मिलता है रुकने के लिए, जिससे क्या होता है, उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू घट जाती है, और जब एक्सेलरेशन घट जाती है तो फोर्स भी घट जाता है। क्यों? बिकॉज F इज इक्वल टू एम ए। अगर एक्सेलरेशन कम होगी तो फोर्स भी कम होगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, आगे यही कारण है कि जो हाई जंप एथलीट्स होते हैं, जो पॉल वॉल्टर्स होते हैं, जब वो गिरते हैं तो उनको गिरने वाली जगह पे एक सैंड बेड या फिर कुशन बेड लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वो सॉलिड सरफेस के ऊपर गिरेंगे, मार्बल फ्लोर के ऊपर गिरेंगे, तो एकदम से उनकी बॉडी के अंदर जितना भी एक्सेलरेशन होगा वो जीरो हो जाएगा, जितनी भी वेलोसिटी होगी वो एकदम जीरो हो जाएगी। ठीक है, रिटार्डेशन बहुत ज़्यादा होगा, फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, उनकी हड्डी तक टूट सकती है, इतना फोर्स होता है। लेकिन अगर वही प्लेयर एक गद्दे के ऊपर गिरे तो गद्दा गिरने के बाद गद्दा नीचे की तरफ दबेगा, जिससे टाइम बढ़ जाएगा, और टाइम बढ़ने पे एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो घट जाएगी, और अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू घटेगी तो इससे फोर्स कम होगा और प्लेयर को चोट नहीं लगेगी। अब जो कराटे प्लेयर होता है वो इससे अपोजिट करता है, वो बहुत कम टाइम में जो है अपना हाथ अपने आइस के ऊपर, बर्फ के ऊपर मारता है, टाइम कम लगता है, टाइम कम हो जाता है तो एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, इतना फोर्स बन जाता है, इतना फोर्स मिल जाता है कराटे प्लेयर को कि आइस स्लैब टूट जाए। अब आगे आता है बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को कैसे डिड्यूस किया जा सकता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, यानी सेकंड लॉ ऑफ मोशन से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन निकालना है हमें। देखिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू एम ए की जगह v माइनस यू बाई टी पुट किया, t को उधर लेके तो एफ टी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। अब यहाँ पे अगर फोर्स की वैल्यू जीरो कर दी जाए, एफ टी इज इक्वल टू एम वी माइनस यू, अगर इसके अंदर फोर्स की वैल्यू जीरो कर दी जाए तो क्या होगा, जीरो इज इक्वल टू एम वी माइनस यू, एम यहां के डिवाइड होके वो भी जीरो हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू यू, यानी इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। यही तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, यही तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है कि अगर f जीरो हो, अगर फोर्स जीरो हो तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी बराबर होती हैं।
अगर शुरू में उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो फाइनल वेलोसिटी भी क्या रहेगी, 0 रहेगी। अगर शुरू में उसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी तो लास्ट में भी उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड ही होगी। ठीक है, तो दिस इज डिडक्शन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम सेकंड लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको करना चाहिए। आगे आता है एग्जाम्पल 9.1। एग्जाम्पल 9.1 में क्या है, 5 किलोग्राम का एक ऑब्जेक्ट है, 2 सेकंड तक उसके ऊपर फोर्स लगाया जाता है और उसकी जो वेलोसिटी है वो 3 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड तक बढ़ जाती है। तो हमें क्या क्या दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 3 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है 7 मीटर पर सेकंड, टाइम दे रखा है 2 सेकंड्स, मास दे रखा है 5 किलोग्राम। अब देखिए फोर्स के दो फॉर्मूले हैं, एक तो F इज इक्वल टू एम में, एक F इज इक्वल टू एम इंटू वी माइनस यू बाई टी, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू v माइनस यू बाई टी होती है, तो वो जब हम पुट कर देते हैं तो फोर्स का एक नया फॉर्मूला बन जाता है। तो इस फॉर्मूले के अंदर हमें सारी वैल्यूज पुट करनी है, तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10 न्यूटन। अब आगे एक क्वेश्चन और पूछता है कि अगर इसी 10 न्यूटन के फोर्स को 5 सेकंड तक लगाया जाए, इसी 10 न्यूटन के फोर्स को हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर 5 सेकंड तक लगाए रखें तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए इसमें क्या होगा, ये जो शुरू में हमने फॉर्मूला यूज़ किया है F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू बाई टी, इसी फॉर्मूले के अंदर हमें सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमें आंसर हमारा मिल जाएगा। कैसे, देखिए F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू बाई टी। F की वैल्यू कितनी है, 10 न्यूटन्स, मास की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू हमें दी गई है 5 किलोग्राम्स, v की वैल्यू हमें पता नहीं है, u की वैल्यू कितनी है 3 और t की वैल्यू कितनी है 5 सेकंड्स। तो यहाँ पे इस पूरे इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे, इस वाले इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी वेलोसिटी की 13 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी विल बी 13 मीटर पर सेकेंड इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड फॉर 5 सेकेंड्स। अब आगे हमसे पूछा गया है किसको ज़्यादा फोर्स चाहिए, 2 किलोग्राम मास के ऑब्जेक्ट को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक एक्सेलरेट करने के लिए, या फिर 4 किलोग्राम मास वाले ऑब्जेक्ट को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक एक्सेलरेट करने के लिए। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू एम में, तो दोनों फोर्सेस निकाल दीजिए। पहले वाला फोर्स आया F इज इक्वल टू एम में 10 न्यूटन, दूसरे वाला फोर्स आया 8 न्यूटन, यानी पहले वाले केस में हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अब आगे आता है हमारा अगला न्यूमेरिकल, अगला एग्जाम्पल 9.3। एक मोटर कार जो है वो 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ब्रेक लगाने पे 4 सेकंड में रुक जाती है। तो फोर्स एक्सर्टेड की वैल्यू बताओ अगर मास पैसेंजर्स के साथ 1000 किलोग्राम है तो। सबसे पहले तो इनिशियल वेलोसिटी को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज किया हमने, 1000 बाई 3600 से मल्टीप्लाई करके, या फिर 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैंने पिछले चैप्टर में भी आपको बताया था कि 5/18 से मल्टीप्लाई करके आप ऐसा कर सकते हो। v की वैल्यू 0 है क्योंकि ऑब्जेक्ट जो कार है वो लास्ट में रुक जाती है। अब आगे हमारे पास फॉर्मूला है F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। इसके अंदर सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए आप। F इज इक्वल टू मास कितना है 1000 किलोग्राम, v कितनी है 0, u कितना है 30, टाइम कितना है 4 सेकेंड्स। सारी वैल्यूज आपके पास हैं, सोल्व कर दीजिए। आंसर कितना आएगा -7500 न्यूटन। अभी जो माइनस साइन है ये इंडिकेट करता है कि ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो कम हो रहा है, ऑब्जेक्ट का मोशन डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, यानी जिस तरफ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था हमारा फोर्स उससे अपोजिट काम कर रहा है, इसीलिए हमारा फोर्स नेगेटिव आया है। आगे आता है एक फोर्स है 5 न्यूटन का, जब उसको 10 मीटर पर m1 मास के ऊपर एक्सर्ट किया जाता है तो वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, और जब m2 मास के ऊपर एक्सेलरेट कराया जाता है तो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। अब इसने पूछा है कि अगर दोनों मासेस को टाई करके उनके ऊपर ये फोर्स लगाया जाए तो बताओ कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। तो सीधी सी बात है, F इज इक्वल टू एम में हमारे पास फॉर्मूला है, तो m1 a1 लगा लेते हैं हम फर्स्ट केस के लिए, m1 के लिए। फोर्स कितना है 5 न्यूटन, मास हमें पता नहीं है m1 का, एक्सेलरेशन कितनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो m1 की वैल्यू कितनी आई 0.5 किलोग्राम, 0.5 किलोग्राम आई। F इज इक्वल टू एम में मैंने वैल्यू पुट की है। अब ऐसे ही F इज इक्वल टू m2 a2, F की वैल्यू कितनी है 5 न्यूटन,
m2 की वैल्यू हमें पता नहीं है, इसने m2 लिखा है, m2 की वैल्यू नहीं दी है हमें। a2 की वैल्यू कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो m2 की वैल्यू कितनी आई 0.25 किलोग्राम। तो m1 की वैल्यू आई 0.5 किलोग्राम और m2 की वैल्यू आई 0.25 किलोग्राम। अब लास्ट में मास कितना होगा जब दोनों को आपस में बांध दिया जाएगा, 0.75 किलोग्राम। ये मास हुआ ना। देखिए m1 की वैल्यू आई थी 0.5, m2 की वैल्यू आई थी 0.25, दोनों को जब आपस में बांध दिया जाएगा तो टोटल मास कितना हो जाएगा 0.75। तो दोबारा फॉर्मूला लगाइए, F इज इक्वल टू एम ए। एफ कितना है वही 5 न्यूटन, m कितना है 0.75 इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ से आप एक्सेलरेशन की वैल्यू जब निकालेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी आपकी 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस विल बी योर वैल्यू। अगले केस में क्या किया गया है 9.5 एग्जाम्पल में, 20 ग्राम मास का एक बॉल है, वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ठीक है, और उसका ग्राफ बना के दिया गया हमें। इस ग्राफ से हमें वैल्यूज निकालनी है। तो बहुत ही सिंपल है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, देखिए सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया गया है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0 सेंटीमीटर पर सेकंड। टाइम टेकन कितना है 10 सेकंड्स। सारी वैल्यूज दी गई हैं हमें। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालो पहले, ठीक है। तो इसने पूछा है हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। टेबल ने कितना फोर्स एक्सर्ट किया, ठीक है। तो पहले हमें एक्सेलरेशन चाहिएगी ना, F इज इक्वल टू एम ए, फॉर्मूला होता है फोर्स निकालने का। तो पहले एक्सेलरेशन चाहिएगी। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई, A इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। वी कितनी है 0, यू कितनी है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड और टी कितना है 10 सेकेंड्स। तो वैल्यू आई -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो -0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आगे हमें निकालनी है फोर्स की वैल्यू। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 20 ग्राम। अब 20 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मास की ऐसा यूनिट किलोग्राम होती है। तो 20 ग्राम को किलोग्राम में चेंज किया 0.02 किलोग्राम इंटू -0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर कितना है, फोर्स की वैल्यू कितनी आई -0.0004 न्यूटन्स। ये हमारी फोर्स की वैल्यू आई। फोर्स की वैल्यू नेगेटिव क्यों आई, क्योंकि फोर्स की जो डायरेक्शन है वो ऑब्जेक्ट के मोशन के डायरेक्शन से अपोजिट है। फोर्स ऑब्जेक्ट के मोशन को रोक रहा है, इसलिए फोर्स की वैल्यू क्या आई है, नेगेटिव आई है। तो स्टूडेंट्स आगे हम डिस्कस करेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे हम अगले पार्ट में हमारे वीडियो के। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन।